चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 10 है। ये न्यू प्रैक्टिस सेट है जो सर करवा रहे हैं क्लास में, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले का 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके देखिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी सारा हम टेलीग्राम चैनल पे भेज चुके हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 10 है ये, और ये 6/7/2024 को टेस्ट हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट नंबर कितना है? तो 10 है। आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिएगा तभी जो है ना पूरा क्वेश्चन याद हो पाएगा, क्योंकि अंत समय में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? कह रहा है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो एक का सही उत्तर क्या होगा? एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत। क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत होगा। तो याद रखिएगा कि काकोरी केस अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर कह रहा है किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? कह रहा है कि किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। क्या होगा? 1942 में। तो वर्ष 1942 में बंगाल के मेदिनीपुर में जातीय सरकार का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? कह रहा है कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? सर जॉर्ज बालो। क्या होगा? सर जॉर्ज बालो। तो याद रखिएगा कि सर जॉर्ज बालो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति समर्थक था और उसका कार्यकाल जो था 1805 से 1807 तक था, याद रखिएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? कह रहा है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? BN मांडलिक। क्या है? BN मांडलिक। तो कह रहा है कि नेटिव ओपिनियन जो है ना, नेटिव ओपिनियन का संपादन बोलेगा तो 1864 में अंग्रेजी भाषा में BN मांडलिक ने किया था और इसका प्रकाशन स्थल बोलेगा तो बम्बई से था। क्या था? बम्बई से था। और याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिए, समाचार पत्र जो है इसे यंग इंडिया बोलेगा तो 1919 में प्रकाशित हुआ था, इसके थे महात्मा गांधी। द इंडिपेंडेंट बोलेगा तो ये भी 1919 में प्रकाशित हुआ था, इसका थे मोतीलाल नेहरू थे, संपादक थे। और द ट्रिब्यून बोलेगा तो ये 1881 में हुआ था, इसके संपादक कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया थे। और कॉमरेड बोलेगा किसका है? तो 1911 में प्रकाशित हुआ था, ये मोहम्मद अली का है। और बंगाली बोलेगा तो 1879 में प्रकाशित हुआ था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना इसको बस याद रखिएगा। और बाकी इसका इसमें सर क्या किए हैं कि इसका डिटेल भी पीडीएफ दिए हैं, ठीक है, आंसर के साथ दिए हैं। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम सारा क्वेश्चन का जो है हम करवा देते हैं, बाकी अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। आपका सारा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्लास को अच्छे से पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? बताइए। कह रहा है ना कि किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रद्रोह। क्या होगा? चंद्रद्रोह। तो कह रहा है किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? तो चंद्रद्रोह से मिला है। कहाँ से मिला? चंद्रद्रोह से मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? कह रहा है कि इनमें से किस अभियान का जो संबंध है मोहम्मद बिन कासिम से है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का है। ठीक है, देवल अभियान का भी है, सेहवन अभियान का भी, अरोर अभियान का भी है, याद रखिएगा। तो देवल अभियान, निरून अभियान और सेहवन अभियान और राबर अभियान और ब्राह्मणवाद अभियान, अरोर अभियान और मुल्तान अभियान आदि का संबंध जो है ना मोहम्मद बिन कासिम से था। ठीक है, और अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण बोलेगा 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के सस्ते रास्ते सर्वप्रथम देवर पर क्या कहता? आक्रमण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि वृत्त को वर्ग, कह रहा है वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? कह रहा है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने के नियम में से किसने प्रस्तुत किया था? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? बोधायन। क्या होगा? बोधायन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिकृत प्रसिद्ध हुए थे? कह रहा है कि कौन से संत जो थे दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नसीरुद्दीन महमूद। क्या होगा? नसीरुद्दीन महमूद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चिश्ती जो है ना, याद रखिएगा, चिश्ती
संत नसरुद्दीन महमूद चिराग ये दिल्ली के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शांति को खतरा, कह रहा है शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था। कह रहा है कि शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जो है किस देश ने जारी किया था। तो नो का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका किया था। कौन किया था? अमेरिका किया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था वो कब और किसने किया था। इसका सही उत्तर 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में हुआ था और इसके जो स्थापना किए थे वो किए थे केबी हेडगेवार ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था और किसने किया था? केबी हेडगेवार ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था। कह रहा है किस तीर्थंकर का जो जन्म हुआ था वो मिथिला में हुआ था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ। क्या है? मल्लीनाथ। तो किस तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला में हुआ था, किनका हुआ था? तो मल्लीनाथ का हुआ था। याद रखिए, मल्लीनाथ का जन्म जो है ना मिथिला में हुआ था। और मल्लीनाथ जो थे जैन धर्म के कैमें तीर्थंकर थे? 19वें तीर्थंकर थे। याद रखिए, कैमें थे? 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। क्या था? कलश। इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो कलश था। बिहार दरोगा जो है टॉप ये सब क्वेश्चन है। आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इस सब क्वेश्चन को तो एकदम मुंह पे रखिए। ठीक है, तो कह रहा है किस तीर्थंकर का जन्म जो मिथिला में हुआ था। तो मल्लीनाथ का हुआ था। और मल्लीनाथ जो थे 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था? तो कलश था। ठीक है, अब मल्लीनाथ जो थे, मल्लीनाथ को श्वेतांबर समुदाय में जो है ना स्त्री, जबकि दिगंबर समुदाय में पुरुष मानते थे। याद रखिएगा। और अजित नाथ बोलेगा तो कैमें तीर्थंकर थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो हाथी था। और नेमिनाथ बोलेगा तो किसमें थे? इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था? तो नीलोपतल था। ठीक है, नीलोपतल। और शीतलनाथ जो थे ये 10वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो वत्स था। क्या था? वत्स था। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए, 11 का जो है ना मिथिला को जो इनका जन्म हुआ था तो ये हुआ था मल्लीनाथ का हुआ था। अब मल्लीनाथ को जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कलश था। और ये थे 19वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसको हम टिक कर दे रहे हैं। बाकी इसका हम PDF आपको भेज दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप इसको लेकर के बना लीजिएगा। तो 13 का जो है देखिए आंसर क्या होगा। तो 13 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 14 का बात करें, 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 का बात करें, 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 16 का बात करें तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे 17 पे 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे 18 पे क्वेश्चन नंबर 18 का कर रहा है, 18 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 18 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखो 19 का क्वेश्चन है, 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 20 का क्वेश्चन बोल रहे हैं तो 20 का क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का तो बी होगा। 20 का बी। आगे देखिए 21 का क्वेश्चन, 21 का इधर है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है। 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 22 का डी होगा। ठीक है, आगे आइए 23 पे। देखिए यहाँ से जी के क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन को चुनिए। कह रहा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों के व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है मतलब असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें 23 का जो है ना गलत कथन कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनिक की अपेक्षा क्या होती? कम होती है। ये क्या है? गलत है। इसमें सही क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता क्या होती है? निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। और किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि उस विभिन्न तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे क्या होगा? कह रहा है संयोजी जो गलत था उसके बारे में बोल रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है परमाणु ऊर्जा में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनिक की अपेक्षा क्या होती है? कम नहीं, यहाँ पे क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो है ना अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे अधिक होगा तब आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना इसका ये जो तीनों पॉइंट है इसको याद रखिएगा। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस तत्व का संयोजकता क्या होता है? निर्धारित होती है। और किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग की संख्या के बराबर होती है। अब विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। ये तीनों पॉइंट क्या है? याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है सिरका का pH मान कितना होता है? बताइए।
सिरका का जो pH मान होता है वो कितना होता है, कह रहा है सिरका का जो pH मान होता है कितना होता है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2.4 होता है। ठीक है, तो सिरका का बोलेगा pH मान कितना 2.4 होता है। ठीक है, अगर समुद्री जल का pH मान बोलेगा तो कितना होता है 8.4 होता है, कितना होता है 8.4 होता है समुद्री जल का। ठीक है, और अगर यहाँ पे रक्त का बात करें, रक्त का कितना, रक्त का 7.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है। और लार का बात करें, लार का कितना होता है 6.5 होता है, लार का बोलेगा कितना 6.5 होता है। ठीक है, और नींबू का बोलेगा तो 2.2 होता है, कितना होता है 2.2 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसको याद रखिएगा। अगर नींबू का बोलेगा 2.2, लार का बोलेगा तो 6.5 और रक्त का बोलेगा 7.4 और समुद्री जल का बोलेगा 8.4 होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन रही 25 प्रकार है कि कपूर में वायु का विलयन, कह रहा है कपूर में वायु का जो विलयन होता है कैसा विलयन है, कह रहा है कपूर में जो वायु का विलयन है वो कैसा विलयन है। तो 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव में गैस का विलयन है। क्या है, द्रव में गैस का विलयन है, याद रखिएगा। सॉरी, इसका जो होगा ना यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा 25 का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ठोस में गैस का विलयन है। क्या है, ठोस में गैस का, क्योंकि कपूर बात कर रहा है ना, तो कपूर में क्या होगा, ठोस का गैस विलयन हो जाएगा। क्या होगा, ठोस में गैस का विलयन, तो ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। इसमें मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा में जस्ता होता है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु में क्या है, पीतल में क्या है, तांबा और जस्ता होता है, वैसे ही क्या है तो कपूर में क्या है, तो ठोस में गैस का विलयन है। और अगर वहाँ पे बोलेगा ना कि ठोस में, ठोस का विलयन क्या होता है, तो ये होता है पीतल होता है। क्या होता है, पीतल, जैसे तांबा में जस्ता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है, तो ये ठोस में गैस का विलयन है। क्या है, ठोस में गैस का विलयन है। अगर यहाँ पे बात कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ठोस में द्रव का विलयन बोलेगा तो क्या होगा, तो थैलियम में पारा का विलयन होगा। क्या होगा, थैलियम में पारा का विलयन। अगर ठोस में गैस का विलयन बोलेगा तो कपूर में वायु का विलयन होगा, ये तो भी पढ़े क्वेश्चन में ही था। और द्रव में ठोस का विलयन बोलेगा तो पारा में लेड का विलयन होगा। ठीक है, द्रव में ठोस का विलयन बोलेगा तो पारा में लेड का विलयन होगा, और द्रव में द्रव का विलयन बोलेगा तो जल में अल्कोहल का विलयन होगा, और द्रव में गैस का विलयन बोलेगा तो जल में CO2 का विलयन होगा, और गैस में ठोस का विलयन बोलेगा तो धुआं वायु में आयोडीन का विलयन होगा, और गैस में द्रव का विलयन बोलेगा तो कुहरा बादल अमोनिया गैस का जल में विलयन होगा, और गैस में गैस का विलयन बोलेगा तो वायु गैसों का मिश्रण होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है, बोल रहा है कौन जो है ना बेरियम का अयस्क है, बोल रहा है बेरियम का अयस्क कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बेराइट। तो व से बेरियम, व से बेराइट, तो बेरियम का अयस्क कौन सा है, तो बेराइट है। अगर यहाँ पे जिंक का अयस्क बोलेगा तो क्या, जिंक का जो मतलब जिंक का जो होता है ना, क्या होता है अयस्क बोलेगा तो जिंकाइट होता है। क्या होता है, जिंकाइट। कॉपर का बोलेगा तो क्या होता है, क्यूपराइट होता है। सोना का बोलेगा सिल्वेनाइट्स होता है। क्या होता है, सिल्वेनाइट्स। ये होता है सोना का। सिल्वेनाइट बोलेगा तो किसका होता है, सोना का होता है। ठीक है, सिल्वेनाइट बोलेगा सोना का होता है, जिंकाइट बोलेगा तो जिंक का होता है। ठीक है, जिंकाइट बोलेगा जिंक का होता है, और कैल्सो यहाँ पे बोलेगा क्यूपराइट बोलेगा तो किसका होता है, तो कॉपर का होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि लोहे में लगा जंग का रासायनिक रूप से होता है। क्या होता है, कह रहा है कि लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फेरोसोफोरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरोसोफोरिक ऑक्साइड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिटिलीन गैस। क्या होगा, एसिटिलीन गैस। आइए कह रहा है कि मीठे शीतल पेय जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है। कह रहा है कि मीठे शीतल पेय का प्रमुख जो घटक है वो कौन सा है। तो 29 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुक्ता सिलिका होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुक्ता सिलिका होता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज होगा। क्या होगा, क्वार्ट्ज होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि सांड के शुक्राणु में रखते हैं। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में करते हैं। कहाँ रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनाहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनाहाइड्राइड के रूप में जानते हैं। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, N2O5। क्या होगा, N2O5। N2O5 को जो है नाइट्रिक अम्ल के एंड्राहाइड्राइड के रूप में क्या रखते हैं, जाना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। कह रहा है कि हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वो किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरी में। क्या होगा, तीसरी में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ना भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था,
और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 61 से 66 तक था, ठीक है। और जे.एस. सैनी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब भारत में हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब विश्व में बोलेगा तो कौन है? तो जर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। और इनका जो जर्मन बोरलॉग का इनका सर्वाधिक जो सकारात्मक प्रभाव था ना गेहूं पर पड़ा था, जिनकी पैदावार सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 34 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? कह रहा है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पुणे में है। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगर राष्ट्रीय जूट का बोलेगा तो कहाँ है? राष्ट्रीय जूट का बोलेगा तो कोलकाता में है, ठीक है। और यहाँ पे हैदराबाद में कौन सा है? तो हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो हैदराबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। हाई क्वेश्चन 35 पे कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई थी? कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति जो है पुनः कब लाई गई थी? तो इसका जो 35 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1956 में। क्या होगा? 1956 में। तो 1956 में पुनः औद्योगिक नीति लाई गई, जिसमें सार्वजनिक जो है ना एकाधिकार पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब सिडबी का स्थापना कब किया गया था? बताइए क्या होगा? तो सिडबी का जो स्थापना हुआ था ना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और सिडबी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होता है। क्या होता है? बैंक ऑफ इंडिया होता है। सिडबी का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ मुख्यालय है। और सिडबी में जो है ना भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। और याद रखिए यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सिडबी का स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। और सिडबी का अगर फुल फॉर्म बोलेगा तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। आई क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन जो समिति है वो किससे संबंधित है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग से है। क्या है? चीनी उद्योग से है। आई क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कह रहा है जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पीटर पायर। क्या किया था? कौन किया था? पीटर पायर किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? कह रहा है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरी में किया गया था। कब किया गया था? दूसरी में। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो स्थापना हुआ था किस पंचवर्षीय में हुआ था? तो दूसरी में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय कब से कब तक था? तो क्या होगा? दूसरी का बोलेगा तो इसका 56 से 61, याद रखिए 56 से 61। याद रखिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में दौरान 1956 में शुरू किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और खनिजों को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें फलस्वरूप दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला के इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। आगे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज याद करना है। इसमें कितना त्रिभुज बोल रहा है? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना? 25 होगा, ठीक है। आगे 41 देखिए, 41 में रीजनिंग क्वेश्चन है। 41 का सही उत्तर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 42 है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए 43 है, इसमें भी कह रहा है विषम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसका भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए यहाँ से कह रहा है कि DRDO 44 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है DRDO का शब्द क्या है? बताइए DRDO का जो शब्द है वो क्या है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। तो DRDO का शब्द क्या है? तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। DRDO का शब्द मल्टी स्पेन मोबाइल मतलब सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 45 पे कह रहा है कि 20 के दांत, कह रहा है 20 के दांत जो है ना कहानी के लेखक कौन है? कह रहा है 20 के दांत जो है ना कहानी के लेखक कौन है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। आइए क्वेश्चन 46 पे कह रहा है शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्यांश में रेखांकित शब्द कौन सा है? कह रहा है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्यांश में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बाच कितने प्रकार के होते हैं? बताइए बाच जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? 47 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बाच। कौन कौन होता है? कृत्यवाच होता है, कर्मवाच होता है और भाववाच होता है, ठीक है। याद है 3 प्रकार के बाच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे?
कह रहा है जिस भाग से जो है ना आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या कहेंगे, विस्मयवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्मयवाचक कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उससे अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्येक कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि गुलाब फूलों से श्रेष्ठ है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कुल फूल जो है ना कौन सी संज्ञा है, बताइए। कह रहा है गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्यांश में निश्चय सर्वनाम शब्द क्या है। कह रहा है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है। 51 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी, यह है। क्या है, तो कह रहे यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम शब्द क्या है, तो यह है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है। कह रहा है आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक है। क्या है, विस्मयवाचक है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है गलनांक और दाब, कह रहा है गलनांक और दाब के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है गलनांक और दाब के संबंध में जो है ना कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो 53 का जो सही उत्तर होगा 53 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्या है, किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है, और दाब बढ़ाने से गलनांक हर स्थिति में कम हो जाता है। तो इसमें जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो ये देखिए कह रहा है ना सही उत्तर इसमें ए नंबर क्या है, सही हुए पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, आगे बी देखिए कह रहा है वे पदार्थ जो पिघलने में संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। असमानता अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, ये भी बिल्कुल क्या है, तो सही है। तीनों कथन ए बी सी क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें डी में क्या कर रहा था, डी में गलत क्यों है। देखिए इसमें क्या होगा ना कि किसी भी पदार्थ को पिघलने पर उसका जो है ना उसका संकुचन अथवा विस्तार दाब बढ़ाने पे गलनांक के कम या ज़्यादा होने को निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विकिरण द्वारा, कह रहा है विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने, कह रहा है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। इसका जो है ना सही उत्तर क्या होगा, 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा, उपरोक्त सभी पर। कह रहा है विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु के पृष्ठ की प्रवृत्ति भी करता है, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्र पर भी करता है, और केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर भी करता है। तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आइए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 55 कह रहा है कि जब समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को जो है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। आगे कहिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार जो गणना है वो किसने किया था, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉन ग्यूरिक ने किया था। कौन किया था, वॉन ग्यूरिक ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है कितना सेकेंड होता है। कह रहा है कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो कक्षीय चाल लगभग कितना होता है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे मात्रक क्या है। कह रहा है प्रत्यास्थता गुणांक का जो ऐसे मात्रक है क्या है, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पीछे पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिमाण को दर्शाता है। कह रहा है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिमाण को दर्शाता है, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना। क्या होगा, 10 गुना। आइए कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। कह रहा है वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन जो है गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्गस है। क्या है, वर्गस है। क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। कह रहा है निम्न में से किस क्रिया से जो है ना मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मल बनाना। क्या है, मल बनाना।
आइए क्वेश्चन 62 कह रहा है कि विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा जो है मिलान गलत है, तो 62 का आंसर क्या होगा, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सू नहर जो है ना इक्वाडोर में है, ये क्या है तो गलत है। ठीक है, ये सू नहर जो है ना मतलब अमेरिका में बहती है, इक्वाडोर नहीं होगा, अमेरिका में बहती है, क्या होगा अमेरिका होगा। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका होगा। सू नहर कहाँ है तो अमेरिका में बहती है, ना कि इक्वाडोर में। यह नहर सुपीरियर झील को हुरन से जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर झील को हुरन से कौन सा नहर जोड़ती है, तो सू नहर जोड़ता है। ठीक है, और गोटा नहर बोलेगा तो स्वीडन बिल्कुल सही है, अकील नहर बोलेगा जर्मनी बिल्कुल सही है, और स्वेज नहर बोलेगा तो मिस्र में बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सू नहर जो है ये अमेरिका में होगा, ना कि इक्वाडोर में होगा। और सू नहर जो होता है ये सुपीरियर झील और हुरॉन झील को आपस में जोड़ती है। और ये इसमें गोटा नहर कहाँ है, स्वीडन में है, कील नहर बोलेगा जर्मनी में है, और स्वेज नहर बोलेगा तो मिस्र में है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे करें, निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। निम्न में से किस घाटी का जो कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरू घाटी होगा। क्या होगा, सुरू घाटी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक क्या है। कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक क्या है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, आइए क्वेश्चन 65 पे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आइए क्वेश्चन 66 कह रहा है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ अवस्थित है। पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। कहाँ है, जबलपुर में है। वर्तमान में कुल जो भारत के कितने रेल मंडल है, 18 रेल मंडल है। ठीक है, और अगर पूर्व मध्य रेलवे का बोलेगा तो कहाँ है, तो हाजीपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बोलेगा तो कहाँ है, बिलासपुर में है। और पश्चिमी रेलवे का बोलेगा तो मुंबई में। कहाँ है, तो हाजीपुर में किसका है, तो पूर्व मध्य रेलवे का है। ठीक है, और बिलासपुर में किसका है, तो बिलासपुर में जो है ना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बोलेगा बिलासपुर, और पश्चिमी रेलवे का बोलेगा तो कहाँ होगा, मुंबई चर्च गेट में स्थित है। आई क्वेश्चन 67 पे कह रहा है कि वर्ष 2011 की गणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की गणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर में। क्या होगा, समस्तीपुर में। आइए क्वेश्चन 68 पे कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है ना कितनी है। बिहार में जो है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 445 किलोमीटर। क्या होगा, 445 किलोमीटर, याद रखिएगा। और गंगा नदी की कुल लंबाई बोलेगा तो कितना है, 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में बोलेगा तो कितना है, तो 445। कुल लंबाई बोलेगा तो 2525, अगर बिहार में बोलेगा तो 445 है, याद रखिएगा। ठीक है, और गंगा नदी जो है ना बिहार में चौसा मतलब बक्सर जिले के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। अगर पूछेगा गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार के में चौसा मतलब बक्सर जिले के निकट बिहार के सीमा में क्या करती है, प्रवेश करती है। और गंगा नदी किनारे जो बिहार के जो है ना 12 जिले हैं। ठीक है, कितना जिले हैं, 12 जिले हैं। पूछेगा क्वेश्चन गंगा नदी किनारे कितने जिले बिहार का है, तो 12 है। कौन कौन है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, बेगूसराय, खगड़िया है, समस्तीपुर है, कटिहार है, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर है। ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा नदी जो है ना बिहार में पटना जिला में सर्वाधिक लंबी है। क्या है, पटना जिला में क्या है, सर्वाधिक लंबी है। आइए क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि पौधे को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। कह रहा है कि पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक तंतु गुच्छ वाला आरएनए। क्या होगा, एक तंतु गुच्छ वाला आरएनए होगा। आइए क्वेश्चन 70 पे कह रहा है कि वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, बताइए। तो कह रहा है ना कि वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेकर से। क्या होगा, क्वेकर से। तो वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क जो है ना किससे प्राप्त होता है, क्वेकर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 171 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक निम्नीकरण नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक जैव निम्नीकरण नहीं है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चांदी की पन्नी जो है ना जैव निम्नीकरण नहीं है, लेकिन जूट की टोकरी है, चमड़े का थैला है और सूती का वस्त्र है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 72 पे कह रहा है इनमें से कौन सा नियत तापी प्राणी है, बताइए। इसमें इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा जो है ना मतलब नियत तापी प्राणी है, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ब्लू व्हेल जो है ना ये क्या है, नियत तापी प्राणी है, याद रखिएगा। और इस 3 वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं, उच्च तापी और निम्न तापी होते हैं। और पश्चिम वर्ग के प्राणी जो होते हैं क्या होते हैं, समतापी होते हैं। ठीक है, समतापी होते हैं। और नियत तापी जीव उन्हें कहते हैं जिनका रक्त का तापमान जलवायु का हिसाब से बदलता नहीं है, सभी जलवायु में क्या एक जैसा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, नियत तापी कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है ए बी रक्त समूह में क्या होता है, तो ए बी रक्त समूह में क्या होता है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी क्या रहते हैं, नहीं रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि
मानव शरीर में का तापक्रम कह रहा है कि मानव शरीर का जो तापक्रम के संबंध में सत्य कथन बताइए कौन सा है। मानव शरीर का जो तापक्रम के संबंध में सत्य क्या है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ना जोड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। आई क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि क्या कारण है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। इधर आइए, तो कह रहा है शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है तो सड़ता नहीं है, क्या कारण है। इसका जो कारण है ना क्या है, उच्च प्रसरणीय सामर्थ्य घोल में पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, ये कारण है। ठीक है, तो रखिएगा शहद या शक्कर की गाढ़ी चाशनी में जीवाणु को जीव द्रव संकुचन मतलब हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है, जिससे जीवाणु का संक्रमण नहीं हो पाता है और पदार्थ लंबे समय तक क्या सुरक्षित रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 76 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी कारण होती है। तो इसका 76 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दांत का क्षरण होगा। क्या होगा, दांत का क्षरण होगा। आइए 77 में क्वेश्चन कह रहा है कि बपिनियन क्या है, बताइए बपिनियन क्या है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है। आइए क्वेश्चन 78 पे कह रहा है सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं थे। कह रहा है कि सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं थे। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के शासक शामिल नहीं थे। ठीक है, लेकिन सरदार दिनकर राव थे, बनारस के राजा थे, अब पटियाला के महाराजा थे। आइए क्वेश्चन 79 पे कह रहा है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। कह रहा है कि लिखित संविधान की जो अवधारणा है किस देश की देन है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का है। किसका है, फ्रांस का है। आइए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का जो प्रावधान करता है कौन करता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 जो है प्रावधान करता है, किसको करता है। तो 80 का जो सही उत्तर होगा जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है, डी है। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। याद रखिए ना कि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ना धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 28 में कथन जो है ना डी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइए 81 पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ना, अगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि अंतःकरण, देखिए यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है अंतःकरण और धर्म की आबाद के रूप में मानने का आचरण किस प्रकार का करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो ये 25 में। कितना है, तो 25 में। याद रखिएगा कितना है, 25 में। मतलब जो है ना, मतलब धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो है 25 से 28 तक दिया गया है। तो अंतःकरण और धर्म की आबाद के रूप में मानने का आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता बोलेगा अनुच्छेद 25 में है। और आगे देखिए धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता बोलेगा तो ये कितना है, अनुच्छेद 26 में। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। ठीक है, याद रखिएगा। और किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों में समुदाय के बारे में स्वतंत्रता बोलेगा तो ये अनुच्छेद 27 में। कितना, अनुच्छेद 27 में। याद रखिएगा। और बाकी ये जो है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बोलेगा अनुच्छेद 28 में है। आइए क्वेश्चन 81 पे कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है, बताइए। इसमें कह रहा है 39 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध बोलेगा तो ये गलत है, अनुच्छेद 39 में नहीं है। ठीक है, तो मातृत्व जो है ना, मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध जो है अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 42 से संबंधित है। क्या अनुच्छेद इसका 42 होगा, ना कि 39 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 42 होगा। याद रखिएगा। और इसमें सही क्या है, तो उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण अनुच्छेद 39 बिल्कुल सही है। और समान न्याय प्रदान करने हेतु गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता करना, ये भी 39 में बिल्कुल सही है। और समुदाय में भौतिक संसाधनों के उचित वितरण एवं स्वामित्व वाला बोलेगा तो अनुच्छेद 39 में बिल्कुल सही है। लेकिन मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध है ये 42 में, ना कि 39 में होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है किस संविधान संशोधन नियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। कह रहा है ना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 104 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है ये नेक्स्ट पे। अब बताइए 104 में संविधान संशोधन कब आया था। याद रखिए 2020 में आया था। कब आया था, 2020 में आया था। कब आया था, 2020 में आया था। याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसका प्राप्ति कोई किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 269 में कह रहा है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया गया
तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर 83 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद होगा। क्या होगा, संसद। आइए क्वेश्चन 84 पे कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में पृथक व्यवस्था की गई है और उसके उनके प्रशासन के लिए अनिवार्य बंद किए गए हैं। तो क्या होगा, तो 84 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। छठी पंचवर्षीय ने क्या, छठी में क्या होगा, छठी में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, छठी अनुसूची में होगा। तो छठी सूची में अनुच्छेद 242 के 2 में होगा। ठीक है, और 5वीं सूची में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है। तो कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और इसके उनके प्रशासन के बारे में बंद किया गया। तो ये क्या होगा, छठी अनुसूची में। क्या होगा, छठी अनुसूची में। आगे क्वेश्चन 85 पे कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का संस्था या निकाय है। कर मानवाधिकार जो आयोग है ना, किस प्रकार का संस्था निकाय है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक स्वायत्तता है। क्या है, संवैधानिक स्वायत्तता है। आगे क्वेश्चन 86 पे कह रहा है राज्य के विधानमंडल सत्र के सत्रावसान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, अनुच्छेद 174 है। क्या, अनुच्छेद 174 है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 172 में क्या है, तो राज्य विधायिका का कार्यकाल है। क्या है, राज्य विधायकों का क्या है, तो कार्यकाल है। 173 में क्या है, तो राज्य विधायकों की सदस्यता के लिए योग्यता है। क्या है, एक में 72 में कार्यकाल है विधायकों का, एक में क्या है, 73 में क्या है, यहाँ पे सदस्यता का योग्यता दिया हुआ है। 177 में क्या है, इसमें जो है ना सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार दिया गया है। ठीक है, 177 में क्या है, तो सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार दिया गया है। आइए क्वेश्चन 87 पे, क्वेश्चन 87 कर रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, कहाँ से किया गया है। तो समवर्ती सूची का तो अवधारणा है ना, कहाँ से लिया गया है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है, यहाँ पे क्या होगा, इसको फिर फुलफिल करना है। तो 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल है ना, तो यहाँ पे क्या भराएगा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल लगाकर इसका अपोजिट शब्द जो है ना इम्बाइलेंस बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन बनाइए 89 पे कह रहा है चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बिगेन टू रेन। 89 का क्या होगा, 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दैन होगा। क्या होगा, दैन। तो चूज द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो नो सूनर डिड आई स्टेप आउट दैन इट बिगेन टू रेन होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन रहिए 90 पे। क्वेश्चन देखिए 19 का रहा है, 90 का रहा है कि द अपोजिट ऑप्शन लॉजिकल इज क्या होगा। द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज क्या होगा, तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलॉजिकल होगा। क्या होगा, इलॉजिकल होगा। आगे 91 पे कह रहा है कि द एडजेक्टिव फॉर्म द क्वेरल इज क्या होगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरल इज क्या होगा, 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए, क्वेरलेसम होगा। क्या होगा, क्वेरलेसम होगा। आई क्वेश्चन ए 92 पे कह रहा है कि क्वेरलेसोम होगा, क्वेरलेसोम याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 92 कह रहा है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम टू वी टच्ड इज क्या होगा। तो 92 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेटफुल होगा। क्या होगा, ग्रेटफुल। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम टू बी टच्ड इज क्या होगा, ग्रेटफुल होगा। आगे 93 पे कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें करेक्टली वर्ड बोल रहा है चूज करने के लिए। तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, एम्ब्रेसेस होगा। क्या होगा, एम्बेरेस। एम्बेरेस मतलब क्या होता है, तो एम्बेरेस मतलब होता है लज्जित करना। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आई क्वेश्चन 94 पे कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसमें वह परीक्षा पास कर सका। पता है इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में वह परीक्षा पास कर सका। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ही कुड पास द एग्जाम। ही कुड पास द एग्जाम क्या होगा, इसका हिंदी होगा, वह परीक्षा पास कर सका। ठीक है, आगे 95 पे कह रहे हैं कि चूज द एरर एनी इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। क्या होगा बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नो एरर। इसमें क्या है, नो एरर, बिल्कुल सही वाक्य है। आगे देखिए यहाँ से करेंट क्वेश्चन है, करा इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं बताइए। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 लगे हैं। कितने, 7 लगे हैं। तो इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं, तो 7। आगे कह रहा है समर्पण दिवस जो है ना कब मनाते हैं, समर्पण दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं। तो 97 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो समर्पण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और ये जो समर्पण दिवस होता है ना,
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि समर्पण दिवस किसकी तिथि पे मनाते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किस देशों के बीच आयोजित होता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हरिमऊ शक्ति बोलेगा भारत मलेशिया के बीच होता है। आगे देखिए 99 का रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो 99 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 42 है। कितने कौन है, 42 है। कितना है, 42। आगे देखिए कह रहा है और इसको याद रखिएगा ना कि यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है भारत का कौन सा स्थान 42 है। इसको जारी कौन करता है, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है ना, इसको कौन जारी करता है, तो UNHRC का जारी करता है, ठीक है। यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, सॉरी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, याद रखिएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और प्रथम स्थान पे कौन है, अमेरिका। अंतिम स्थान पे बोलेगा तो वेनेजुएला है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2023 की फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2023 में फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 88। कितना, 88 प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। LIC का बोलेगा तो क्या होगा, LIC का 107वां है। इंडियन ऑयल का बोलेगा तो 94 है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का बोलेगा तो 88 है। तो सेट नंबर था 10, सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके सारा जो इससे पहले का भी सेट सारा कंप्लीट करवा चुके हैं। बाकी इस नेक्स्ट क्लास में जो है ना सेट नंबर 11 देखेंगे और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। प्रणय जी आज के लिए यहीं तक।